ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 548 और 548 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेन एव वत्स विवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और इस द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है रचना अनुपपत्त्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है सांख्य सिद्धांत। अर्थात सांख्य शास्त्रकार कहते हैं कि जगत के प्रति कारण प्रधान है, और वह प्रधान अचेतन है और स्वतंत्र रूप से कारण है, अर्थात चेतन से अनधिष्ठित ऐसा प्रधान जगत के प्रति कारण है, यह उनका कहना। किंतु वह सांख्य सिद्धांत योग्य नहीं है। इस बात को बताने के लिए यह अधिकरण है। तो बता दिया प्रथम सूत्र में है कि यदि जगत के प्रति अचेतन प्रधान को कारण मानेंगे तो रचना की अनुपपत्ति हो जाती है। दूसरी बात, जगत की रचना करने के पहले जो प्रवृत्ति होना पड़ती है उस प्रवृत्ति की भी अनुपपत्ति हो जाती है, क्योंकि प्रधान अचेतन है। तो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति, इस बात को भी बता दिया, क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है कि नहीं, वह चेतन पूर्वक ही होती है। और जो प्रवृत्ति आप मानते हो प्रधान में, वो तो चेतन ही नहीं, और चेतन का सहारा भी नहीं, चेतन से अधिष्ठित भी नहीं मानते हो, अतः उसकी प्रवृत्ति मानना उचित नहीं है। उस पर पूर्व पक्षी पुनः बोलता है कि ये कोई जरूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ प्रवृत्ति हो वहाँ वह चेतन की होती है या चेतन अधिष्ठित ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके नियम का व्यभिचार है। इस प्रकार की व्यभिचार शंका करता है पूर्व पक्षी दृष्टांत के बल पर। तो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया इस 3 नंबर सूत्र के आरंभ में कि पय और अम्बु, दूध और जल, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति तो हो रही है, और वहाँ पर तो चेतन अधिष्ठित तत्व नहीं है। अतः हे सिद्धांती, तुमने जो नियम बनाया कि जो प्रवृत्ति होती है वह चेतन से अधिष्ठित ही होती है, किंतु यहाँ तो जल और दूध में प्रवृत्ति तो हो रही है, और उसमें तो है ही नहीं है चेतन अधिष्ठित तत्व, या वो चेतन स्वयं भी नहीं है, जड़ है, तो जड़ में भी प्रवृत्ति हो रही है। उस प्रकार जड़ ऐसा जो प्रधान, उसमें भी प्रवृत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार कहना चाहता है पूर्व पक्षी। तो इस सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी की शंका है, पयाम्बुवत चेत, यहाँ तक। फिर सिद्धांतियों ने उत्तर दिया तत्रापि, इस शब्दों से, कि तत्रापि अर्थात उस जल और दूध के दृष्टांत में भी जो तुमने कहा कि चेतन के बिना प्रवृत्ति है, वह तुम्हारा ठीक नहीं है। वहाँ भी जो प्रवृत्ति है वह चेतन से ही होती है। इसके लिए कौन प्रमाण? तो श्रुति का प्रमाण देते हैं। तो वो सब बात अब भाष्य में आ रही है। तो पंक्ति देखिए, स्यात् एतत्। तो स्यात् एतत्, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। तो आक्षेप ग्रंथ है, आक्षेप। फिर आगे, यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेन एव वत्स विवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते। ये पंक्ति है। शब्दों का थोड़ा अन्वय। यथा, एक शब्द छोड़कर आगे, अचेतनम पीछे, क्षीरम आगे, स्वभावेन एव आगे सरल है। ठीक, तो चलिए भाई, ये जो पंक्ति है यथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। तो लिखते हैं, अनादि जड़स्य प्रवृत्ति, अनादि जड़स्य प्रवृत्ति चेतनाधीना
चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत् पूर्ण विराम। अत्र क्षीरादि दृष्टान्तेन व्यभिचारम् आशंकते। यथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनादि जड़स्य प्रवृत्ति सिद्धांतियों का अनुमान है। सिद्धांति कहते वेदांती कि अनादि ऐसा जो जड़ प्रधान आदि कोई भी हो, उसकी जो भी प्रवृत्ति है वह चेतनाधीना, चेतन के अधीन ही होती है। किसी भी जड़ की प्रवृत्ति चेतन के अधीन है। क्यों? प्रवृत्ति होने से। उदाहरण रथादिवत, जैसे रथादि की प्रवृत्ति क्या चेतन के अधीन है? रथ जड़ है, उसकी प्रवृत्ति चेतन के अधीन है। उस प्रकार कोई भी जड़ वस्तु है, प्रधान आदि हो चाहे जल आदि हो, कोई भी हो, उसकी जो भी प्रवृत्ति होगी वह सब चेतन के अधीन होती है। यह अनुमान हुआ, चेतनाधीनत्व सिद्ध कर दिया। इस पर वे विचार की शंका करता है पूर्व पक्षी। वही कह रहा है अत्र क्षीरादि दृष्टांतेन, दृष्टांत देगा पूर्व पक्षी दूध का और जल का। तो दूध और जल वो भी तो जड़ है और उसमें प्रवृत्ति तो हो ही रही, दिखाई दे रही है। वत्स को बढ़ने के लिए दूध की प्रवृत्ति हो रही है, गाय के स्तनों से दूध आ जाता है वत्स बछड़े को बढ़ाने के लिए, और लोकोपकार के लिए जल बह रहा है, तो प्रवृत्ति हो रही है उसकी। तो वहां पर प्रवृत्ति तो है किंतु चेतन अधीनत्व साध्य नहीं है जल और दूध के दृष्टांत में, अर्थात साध्य का अभाव है। चेतन अधीनत्व नहीं है, साध्य का अभाव है, और हेतु वहां पर बैठा हुआ है प्रवृत्ति। अतः ये विचारी हेतु है आपका, ऐसा बोलना चाहता है पूर्व पक्षी। वही करे अत्र क्षीरादि दृष्टांतेन व्यभिचारम आशंकते, ये विचार की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी यथा क्षीरम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, तो पंक्ति की यथा जिस प्रकार अचेतनम क्षीरम, अचेतन मतलब जड़ है, कौन? क्षीर दूध, तो भी स्वभावेन एव, स्वभावेन का मतलब होता है किसी चेतन की सहायता के बिना, किसी चेतन से अधिष्ठित हुए बिना स्वभावेन एव वत्स विरुद्ध्यर्थम प्रवर्तते, बछड़े को बढ़ाने के लिए प्रवृत्त होता है। एक दृष्टांत। और यथाच जलम अचेतनम स्वभावेन एव लोकोपकाराय स्यन्दते। ठीक, और दृष्टांत दिया यथाच जलम, जल भी कैसा है? अचेतनम, अचेतनम जलम, जड़ है जल, सब लोग मानते उसको जड़ है, तो भी उसकी प्रवृत्ति हो रही है, उसको कोई थोड़ी कोई ढकेल रहा है बहो बहो करके, है कि नहीं? प्रवाह तुम्हारा चलने दो, वो तो आपसे आप चल रहा है, प्रवाह हो रहा है उसका। तो अचेतनम जलम स्वभावेन एव, चेतन से अधिष्ठित हुए बिना ही लोकोपकाराय स्यन्दते, न मतलब बह रहा है। अर्थात इस दृष्टांत में भी सिद्धांति के अनुमान में जो हेतु दिया है उसका भी विचार है। यहाँ पर भी प्रवृत्ति तो है और चेतन अधीनत्व नहीं है, चेतन अधिष्ठितत्व नहीं है, अतः ये विचार हुआ। अर्थात जड़ की भी प्रवृत्ति हो सकती है, ये बात सिद्ध हो गई, चेतन की जरूरत नहीं, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो दृष्टांत में उसने दिखा दिया, अब वो सिद्धांत में बता रहा है पूर्व पक्षी। वही कह रहे आगे, दृष्टांत बता रहा है वो, एवं प्रधानम अचेतनम स्वभावेन एव पुरुषार्थ सिद्धये प्रवर्तिष्यते इति, है कि नहीं? एवं जो ऊपर दो दृष्टांत दिए उसके अनुसार प्रधानम अचेतनम, प्रधान भी कैसा है? अचेतन है, जड़ है, तो भी स्वभावेन एव, किसी चेतन से अधिष्ठित होने की उसको जरूरत नहीं है, उसका वो स्वभाव है। तो स्वभावेन एव पुरुषार्थ सिद्ध है। लेकिन कोई बोलेगा भाई स्वभाव से क्यों प्रवृत्त होगा चेतन? हे कौन? प्रधान। अचेतन ऐसा प्रधान
स्वभावतः प्रवृत्त हो रहा है, यह जो ये तुम बोल रहे हो सांख्य शास्त्रकार, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है कि नहीं? स्वभावतः उसकी प्रवृत्ति होने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन भी बताया क्या? पुरुषार्थ सिद्ध है। पुरुषार्थ का मतलब होता है भोग और अपवर्ग। इस प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए अचेतन ऐसे प्रदान की भी स्वभावतः प्रवृत्ति हो जाएगी, जैसे दूध की होती है और जल की होती है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। एवं प्रधानम अचेतनम स्वभावेन एव पुरुषार्थ सिद्धये प्रवर्तिष्यते, प्रवृत्त होगा इति। हो गया ना? यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ, ये विचार दिखाया उसने। अब उसका खंडन कर रहे हैं सिद्धांती। तो पंक्ति आ रही है, न एतत् साधु उच्यते। इसके ऊपर लिखिए समाधानम। तो देखो भाई, तो सिद्धांती बोल रहे अब एतत् साधु न उच्यते। पूर्व पक्षी के द्वारा जो बोला गया, ये विचार दिखाया गया, यह सब बात साधु नहीं है, उचित नहीं है, यह कह रहा है। एतत् साधु न उच्यते, क्यों? यतः, जिस कारण से कि तत्रापि प्रतीक है, तत्राप सूत्रस्थ पद है, तत्रापि पयोम्बुनोः चेतनाधिष्ठितयोः एव प्रवृत्ति इति अनुमीमहे। अर्धविराम। ठीक। उभयवादी प्रसिद्धे रथादौ अचेतने केवले प्रवृत्ति अदर्शनात्। ठीक है, चलो भाई थोड़ा अन्वय भी करेंगे। तो एतत् न एतत् साधु उच्यते, ठीक है। आगे यतः तत्रापि, उसके बाद एक शब्द छोड़कर चेतन अधिष्ठितयोः एव, फिर पीछे पयोम्बुनोः, आगे प्रवृत्ति इति अनुमीमहे। उभयवादी प्रसिद्धे, ये दो शब्द छोड़कर आगे केवले, पीछे अचेतने, पीछे रथादौ, आगे प्रवृत्ति अदर्शनात्। देखो भाई, तो पूर्व सिद्धांती कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? यतः तत्रापि, तत्रापि मतलब जो दृष्टांत पूर्व पक्षी ने दिया है वहां पर भी वही कह रहे। तत्रापि क्या जी? चेतन अधिष्ठितयोः एव पयोम्बुनोः प्रवृत्ति, पय और अम्बो, दूध और जल, इनकी भी जो प्रवृत्ति है वह चेतन अधिष्ठितयो, चेतन से अधिष्ठित ही है। चेतन के बिना जल की प्रवृत्ति नहीं हो सकती बहने के लिए, और चेतन के बिना दूध की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वो दोनों भी प्रवृत्ति में चेतन ही अधिष्ठित है। बोलेंगे कैसे? सिद्ध करो, कहेंगे तत्रापि चेतनाधिष्ठितयो एव पयम्बुनोः, चेतन से अधिष्ठित ऐसे ही उस पय और अम्बु में प्रवृत्ति होती है। इति अनुमीमहे, ऐसा हम क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। ठीक है, तो कैसा अनुमान करोगे बताओ? तब आगे बोल रहे वो उभयवादी प्रसिद्ध इत्यादि से। ये जो उभयवादी पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। अवतरण कथम अनुमानम इति उक्ते, कथम अनुमानम इति उक्ते तत्प्रकारम सूचयति, तत्प्रकारम सूचयति उभय इति। अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा कि हम वहां पर भी अनुमान कर लेते हैं कि जल और दूध की प्रवृत्ति वह भी चेतन से अधिष्ठित है, इस प्रकार का अनुमान कर लेते हैं। तब प्रश्न उठा कि कथम अनुमानम, कैसा अनुमान बताओ? कथम अनुमानम इति उक्ते, ऐसा यदि कोई शंका करता है तो तत्प्रकारम सूचयति,
उस अनुमान के प्रकार को दिखा रहे हैं ग्रंथकार उभय इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को पढ़ता हूं। उभयवादी प्रसिद्धे केवले अचेतने रथादो। जो उभयवादी मतलब पूर्व पक्ष और सिद्धांती दोनों को सम्मत ऐसा जो दृष्टांत है रथ का, और ऐसा जो रथ है वह केवल अचेतन ऐसा रथ। केवल का मतलब होता है जिसको अश्व घोड़े आदि जोड़े नहीं है, केवल रथ रखा हुआ है। इस प्रकार का अचेतन रथादिकों में प्रवृत्ति अदर्शना, प्रवृत्ति देखने को नहीं मिल रही है। तो जड़ ऐसे रथ में चेतन के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः हम अनुमान करेंगे कि जल और दूध में भी प्रवृत्ति चेतन के बिना हो नहीं सकती। प्रवृत्ति तो हो रही है, चेतन दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु जरूर वहां भी प्रवृत्ति चेतन के अधीन है। बोलेंगे कैसा सिद्ध करो, तो श्रुति का प्रमाण देकर सिद्ध करेंगे कि जल की प्रवृत्ति भी चेतन के अधीन है करके। किंतु उसके पहले यह जो शब्द आया था ना जल और तेज की जो प्रवृत्ति है वह भी चेतन से अधिष्ठित ही है, इस प्रकार हम अनुमान करते हैं। फिर अनुमान का प्रकार भी बताया, उभयवादी प्रसिद्ध इत्यादि पंक्ति में प्रवृत्ति दर्शनात्मक। किंतु अनुमान का आकार क्या बनेगा, कैसा रहेगा अनुमान, वो तो साक्षात लिखा नहीं है, अनुमान लोगों को लगा लेना पड़ता है। तो लिखते हैं फिर उस पर एक वाक्य, तो लिखेंगे विमता प्रवृत्ति, विमता प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान पूर्विका, चेतन अधिष्ठान पूर्विका अचेतन प्रवृत्तित्वात्, अचेतन प्रवृत्तित्वात् संप्रतिपन्न प्रवृत्तिवत्, संप्रतिपन्न प्रवृत्तिवत् इति अनुमानात्, इति अनुमानात् वयोम्बुनोः अपि, वयोम्बुनोः अपि पक्षांतर्भावात्, पक्षांतर्भावात् न विविचार शंका इत्यर्थः, न विविचार शंका इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विमता प्रवृत्ति, विमता का मतलब होता है विवादग्रस्ता, ऐसी जो प्रवृत्ति अचेतनों की प्रवृत्ति, कोई भी अचेतन हो कि जिसके बारे में विवाद चल रहा है। सांख्य शास्त्रकार कहते अचेतन की भी प्रवृत्ति हो जाती है, सिद्धांती कहते हैं अचेतन की प्रवृत्ति तो होगी किंतु चेतन की बिना नहीं होगी। और वो कहते क्या, स्वतंत्र रूप से, केवल रूप से, स्वभाव से अचेतन की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उसको चेतन की सहायता की जरूरत नहीं है। विवाद हुआ तो वही करे विमता प्रवृत्ति। कैसी होती है वो प्रवृत्ति, चाहे वो जल की हो, चाहे तेज की हो, चाहे प्रधान की हो, चाहे किसी की भी हो। विमता प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान पूर्विका, वह जरूर चेतन से अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्ति होती है साध्य। और हेतु बता रहे क्यों, अचेतन प्रवृत्तित्व, अचेतन की प्रवृत्ति है। व्याप्ति क्या बनेगी, जो जो अचेतन की प्रवृत्ति होती है वह चेतन अधिष्ठान पूर्वक ही होती है। बोलेंगे दृष्टांत, तो दृष्टांत दे रहे संप्रतिपन्न प्रवृत्तिवत। संप्रतिपन्न मतलब उभय सम्मत, ऐसे प्रवृत्ति की तरह जैसे रथ की प्रवृत्ति दोनों पक्षों को मान्य है। पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर लेते रथ की प्रवृत्ति तब होती है जब उसको चेतन अश्व को जोड़ा जाता है। ठीक, तो संप्रतिपन्न प्रवृत्तिवत इति अनुमानात्, इस अनुमान से क्या सिद्ध हो जाता है, तो पयोंगुनो अपि पक्षांतर भावा, पय और हम इसको भी पक्ष के अंतर्गत ले आए। अतः न विचार शंका, क्योंकि विचार शंका वहां दिखाई जाती है कि जहां साध्य का अभाव निश्चित रूप से, वहां यदि हेतु रहता है तब ये विचार,
और पक्ष जो होता है उसमें तो साध्य का संशय होता है, साध्य का अभाव निश्चित रूप से नहीं रहता है। अतः पक्षों को लेकर व्यभिचार शंका नहीं दिखाई जाती है। और यहां पर तो जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिए है व्यभिचार शंका दिखाने के लिए जल और दूध का, वो तो हमारे दृष्टि से पक्ष के अंतर्भूत है, क्योंकि विमता प्रवृत्ति, विवादग्रस्ता प्रवृत्ति किसी भी अचेतन की, चाहे जल की हो, दूध की हो, प्रधान की हो, तो पक्ष के अंतर्गत आ जाने के कारण व्यभिचार शंका नहीं दी जा सकती। अतः व्यभिचार शंका नहीं है यहाँ पर, ये सिद्धांति ने कह दिया। तो देखो भाई, तो उभयवादी प्रसिद्धे, दोनों पूर्व पक्षी सिद्धांति दोनों को लिए प्रसिद्ध मान्य स्वीकार किया गया, जो केवल अचेतन रथादि में प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है चेतन के बिना। अतः जहां भी प्रवृत्ति होगी वह कैसी होगी, फिर चेतन अधिष्ठित ही होगी, ये सिद्धांत निकल आया। फिर आगे चलते हैं। शास्त्रम च यह अप्सु तिष्ठन् यह अप अंतरो यमयति एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्य अन्यानद्यः स्यन्दन्ते इति एवं जातीयकम् समस्तस्य लोक परिस्पंदितस्य ईश्वर अधिष्ठितताम श्रावयति। ठीक, पूर्ण विराम। श्रावयति का करता है शास्त्रम, शास्त्रम श्रावयति, शास्त्र बता रहा है। तो किस बात को बता रहा है शास्त्र, वो दिया ही बीच में। तो भी शास्त्रम के पहले, शास्त्रम शब्द से चालू हुई ना पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे। शास्त्रेण तत्रापि चेतन अधिष्ठितत्वस्य सिद्धेः सपक्षत्वात् अविविचारः इति आह शास्त्रम इति। अविविचारः इति आह शास्त्रम इति। ठीक है, देखो यार, शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा, तत्रापि उन दृष्टांतों में भी, जल और दूध के दृष्टांत में भी, चेतन अधिष्ठित तत्वस्य सिद्धेः, चेतन अधिष्ठित तत्वस्य सिद्धेः, वहां पर भी अर्थात जल और दूध के दृष्टांत में भी शास्त्र के द्वारा बताया गया है कि वह जल और दूध की प्रवृत्ति भी चेतन से अधिष्ठित है। ठीक, ये बात बताया है शास्त्र में। अतः ये विचार शंका नहीं हो सकती, अपितु सपक्ष हो सकता है, वही कह रहे हैं। सिद्धे सपक्षत्वात् अविविचारः, ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी के अनुमान के लिए सपक्ष बन जाता है अनुमान, अतः व्यभिचार की शंका नहीं। इति आह, इस बात को बता रहे हैं शास्त्रम इत्यादि पंक्ति से भाष्य में। तो भाष्य पंक्ति को देखेंगे। शास्त्रम च, शास्त्र क्या बताता है भाई, यह अपसु तिष्ठन्, जो परमात्मा की अपसु अर्थात जल में तिष्ठन् रहता हुआ, जल में भी विद्यमान है वो परमात्मा, तो रहता हुआ क्या करता है, यह अपह अंतर यमयति, जो जल में रहकर ही, आप मतलब उस जल को अंतर भीतर रहकर यमयति नियमन करता है। अर्थात जल के भी प्रवृत्ति का कारण ईश्वर है, अर्थात चेतन है। तो जल की भी प्रवृत्ति चेतन पूर्वक ही सिद्ध हुई, तो विचार शंका का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। ठीक, वही कह रहे और प्रमाण दे रहे। ये तो हुआ बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण 3-7-4। अब प्रमाण दिया जा रहा है बृहदारण्यक उपनिषद का। क्या, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी
प्राच्य अन्यः नद्यः स्यन्दन्ते। बृहदारण्यक 3:8-9। देखो भाई, थोड़ा सा श्रुति के पदों का अन्वय। बीच में आया है संबोधन गार्गी, तो वहां से पकड़ते। तो गार्गी मतलब हे गार्गी। फिर शुरू से आइए। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, आगे प्राच्यः नद्यः अन्याः स्यन्दन्ते। अर्थ देखिए, हे गार्गी, मुनि कह रहे अपने पत्नी को, हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर स्वरूप परमात्मा के प्रशासन में, शासन में, आज्ञा में, क्या प्राच्य नद्यः, ये पूर्व की तरफ जाने वाली नदियां, और अन्यः, और भी बाकी सभी इतर नदियां, स्यन्दन्ते, बह रही है। किसके अधीन होकर? एतस्य वा अक्षर से प्रशासन, इस अक्षर स्वरूप परमात्मा के प्रशासन में ही पूर्व, प्राच्य मतलब पूर्व की तरफ की नदियां और अन्य नदियां बह रही है। इति एवं जातीयकम, एवं जातीयकम शास्त्रम, इस प्रकार का शास्त्र, क्या जी, समस्तस्य लोक परिस्पंदितस्य, समस्त संपूर्ण यावत जितना भी लोगों का परिस्पंद है। परिस्पंद का मतलब होता है चेष्टा, क्रिया। इस प्रकार समस्त लोगों का जो परिस्पंद है, चेष्टा और क्रिया है, वह सब तस्य ईश्वराधिष्ठताम, उन सबका अधिष्ठाता कौन है? ईश्वर है, और ईश्वर चेतन है। तो ईश्वर अधिष्ठितताम श्रावयति, सुना दे रहा है। अर्थात जल और दूध की प्रवृत्ति भी ईश्वर से अधिष्ठित ही है, ईश्वर के बिना नहीं है। लग गया जी? चलिए आगे। तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् पयोम्बुवत् इति अनुपन्यासः। ठीक, देखो भाई, तस्मात्, इसलिए साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात्, ठीक है। ये जो पंक्ति है ना, तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, अवतारण। शास्त्रानुमानाभ्याम, शास्त्रानुमानाभ्याम सिद्धम अर्थम उपसंहरति। सिद्धम अर्थम उपसंहरते तस्मात् इति। ठीक है, देखो भैया, तो शास्त्र और अनुमान, शास्त्र हुआ यह अपसुतिष्ठन इत्यादि, और अनुमान भी ऊपर बता दिया है कि नहीं? तो शास्त्र और अनुमान के द्वारा सिद्धम अर्थम उपसंहरत, सिद्ध हुआ जो अर्थ है, क्या अर्थ सिद्ध हुआ? कि जो भी प्रवृत्ति हो रही वह चेतन अधिष्ठित ही होती है, यही सिद्धांत। तो इस अर्थ का उपसंहार कर रहे अब तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात्, साध्य की सिद्धि जहां की जाती है उसको बोलते हैं पक्ष, और पक्ष में साध्य का संदेह ही होता है, निश्चित रूप से साध्याभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दृष्टांत बताए थे विचार शंका दिखाने के लिए पूर्व पक्षी ने, दो दृष्टांत, कौन? जल का और दूध का। तब सिद्धांती कह रहे, अरे भाई, वे दृष्टांत भी हमारे दृष्टि से पक्ष के अंतर्गत है कि नहीं? सपक्ष नहीं है, वो क्या है? पक्ष है, और पक्ष में साध्य के संशय होता है। अतः जो हमने अनुमान बनाया है कि अनादि जड़ से प्रवृत्ति चेतनाधीना, उसमें भी चेतनाधीनत्व सिद्ध करना है हमको अभी तो, अतः उसको लेकर तुम विचार शंका नहीं दिखा सकते, यह बात।
तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात्, है कि नहीं, साध्य की सिद्धि जहां की जाती है ऐसे पक्ष के निक्षिप्त, पक्ष में निक्षिप्त अर्थात पक्ष के अंतर्भूत है वो जल और दूध, इसलिए क्या पयोम्बुवत इति अनुपन्यास, इसलिए पयोम्बुवत यह जो बताया तुमने वो अनुपन्यास है। अनुपन्यास का मतलब होता है व्यभिचार शंका का स्थल नहीं है कि जिसको लेकर तुमने व्यभिचार शंका बताई, ठीक है, ये बात कह दिया। तो ये जो पंक्ति है ना, साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् इत्यादि, उस पर लिखते हैं थोड़ा एक टिप्पणी। तो लिखते हैं साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वम बराबर साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वम बराबर साध्यवती पक्षे प्रविष्टत्वम एव, साध्यवती पक्षे प्रविष्टत्वम एव, प्रविष्टत्वम एव पूर्ण विराम कंस में लिखिए। साध्यवता पक्षेन तुल्यत्वात् इत्यर्थः, साध्यवता पक्षेन तुल्यत्वात् इत्यर्थः पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रतीक अनुपन्यासः, अनुपन्यास बराबर न व्यभिचार भूमि इत्यर्थः, न व्यभिचार भूमि इत्यर्थः। कौंस में लिखिए पय अंबु व्यभिचार स्थल नहीं है। पय अंबु व्यभिचार स्थल नहीं है पूर्ण विराम कंस बंद। देखो भाई, तो भाष्य का पद है प्रतीक साध्य पक्ष निक्षिप्तत्व, क्या है इसका अर्थ? तो साध्य पक्ष निक्षिप्तत्व का मतलब साध्यवती पक्षे, साध्य वाला जो पक्ष, उस पक्ष में, पक्ष के अंतर्गत प्रविष्ट हो गए कौन? जल और दूध पक्ष के अंतर्गत आ गए, ठीक है ना। और उसमें लिख दिया कि साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वात्, साध्यवान जो पक्ष है उस पक्ष के तुल्य है, अर्थात पक्ष ही है, और पक्ष ही बन जाने के कारण पक्ष में तो साध्य का संशय होता है, साध्य की सिद्धि करनी पड़ती है, और विचार शंका वहां दिखाई जाती है जहां पर साध्याभाव निश्चित रूप से हो, अतः विचार शंका नहीं हमारे मत में, ये सिद्धांति ने कह दिया। तो वही कह रहे साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वात्। और एक पद और आया उस पंक्ति में अनुपन्यास, मतलब क्या? उसका अर्थ भी कर दिया, न विचार भूमि, अर्थात विचार दिखाने का यह स्थल नहीं है, ये बात बता दी, हो गया। चलिए भाई पंक्ति में तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात्, है कि नहीं? साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् मतलब साध्य वाला जो पक्ष, उस पक्ष के ही अंतर्गत वो जल और तेज होने, जल और दूध होने के कारण उनको ये विचार स्थल करके दिखा नहीं सकते, वही कह रहे आगे निक्षिप्तत्वात् हेतु हुआ पयोम्बुवत इति, पयोम्बुवत इस प्रकार से इति अनुपन्यास, अर्थात ये विचार स्थल नहीं है, ये बात दिखा दी, ठीक है। तो चलिए, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? पूर्व पक्षी का प्रयास व्यर्थ गया, जबकि पूर्व पक्ष ने प्रयत्न किया था जल और दूध के दृष्टांत को लेकर व्यभिचार दिखाने का, किंतु बेचारा व्यभिचार दिखा नहीं पाया। अतः
प्रधान को जगत का कारण मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रधान अचेतन है। अचेतन की प्रवृत्ति चेतन के बिना हो ही नहीं सकती, जबकि सांख्य शास्त्रकार अचेतन प्रधान की प्रवृत्ति मानते हैं, तो उनका सिद्धांत गलत हुआ ये बात। अच्छा, और जो दो दृष्टांत दिए हैं कि नहीं, जल और दूध का, तो उसमें जल की प्रवृत्ति भी चेतन से ही होती है, इसके लिए प्रमाण तो दे दिया श्रुति का, किंतु धेनु के बारे में क्या, मतलब दूध के बारे में क्या, दूध की प्रवृत्ति कैसी हो रही है, वो कहा चेतन से अधिष्ठित है, ऐसा यदि कहेगा कौन, पूर्व पक्षी, तब उसको भी उत्तर और दे रहेगी। चेतनायाश्च धेन्वाहा स्वे स्नेह इच्छया पयस प्रवर्तकत्व उपत्ति। धेनु चेतन है, जैसे घोड़ा चेतन है और उसके निमित्त से रथ की प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार दूध जड़ होने पर भी उस दूध को प्रेरित करने वाली जो धेनु है गाय, वो तो चेतन है। अतः चेतन पूर्वक चेतन से अधिष्ठित ही प्रवृत्ति हो रही है दूध की भी। अतः दूध का दृष्टांत लेकर भी व्यभिचार नहीं है। ठीक है, वही करे चेतनाया च धेन्वाः स्नेह इच्छया पयस प्रवर्तकत्व उपत्ति। पयस दूध का प्रवर्तकत्व उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक, किंतु ये जो पंक्ति है ना, चेतनायाश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं छोटा सा। क्षीरे प्रवर्तकत्वेन, क्षीरे प्रवर्तकत्वेन धेन्वादेहे सत्वात् च, धेन्वादेहे सत्वात् च न व्यभिचारः, न व्यभिचारः इति आह चेतनायाः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, क्षीरे दूध में, प्रवर्तकत्वेन धेन्वादेः सत्वात्, दूध में भी प्रवर्तक के रूप में धेनु विद्यमान होने के कारण, अधेनु तो चेतन है, अतः न व्यभिचार, दूध के दृष्टांतों को लेकर भी व्यभिचार नहीं है। वही कह रहे अब चेतनाया धेन्वाः, चेतन ऐसी जो धेनु, उस धेनु के गाय के स्नेह रूप इच्छा से पयस प्रवर्तकत्व उपत्ति, पयस दूध प्रवृत्त हो रहा है और प्रवर्तकत्व गाय में आ गया है ना, तो पयस प्रवर्तकत्व उपत्ति है। और बात बता रहे, वत्स चोषणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात्, ये भी और बता दिया। तो क्या बता इस पंक्ति में, तो वत्स, इसके पहले भी एक वाक्य, केवल अचेतनस्य पयसः, केवल अचेतनस्य पयसः न प्रवृत्ति इत्यत्र हेत्वन्तरम् आह, हेत्वन्तरम् आह वत्स इति। देखो भाई, केवल अचेतन जो पयस, केवल मतलब चेतन से अधिष्ठित हुए बना, अचेतन पयस, उसकी न प्रवृत्ति नहीं होती सकती। केवल अचेतनस्य पयसः न प्रवृत्ति इत्यत्र, इस बात के लिए हेत्वन्तरम्, और हेतु दे रहे हैं। एक हेतु तो दे ही दिया, गाय चेतन है, वो प्रवर्तक है, अतः चेतन से अधिष्ठित होकर दूध की प्रवृत्ति हो रही है। और दृष्टांत दे रहे उसके लिए, और हेतु दे रहे उसके लिए। तो कौन चेतन से प्रवृत्ति हो रही है, फिर दूध की दूसरा कौन हेतु है, तो बोल रहे वत्स, बछड़ा, वो गाय के स्तन को लगता है और चूसता है, तभी दूध आता है। अर्थात दूध की प्रवृत्ति के लिए कारण चेतन हुआ कि नहीं, कौन चेतन, वत्स। अर्थात दूध की प्रवृत्ति भी कैसी हो रही, फिर चेतन पूर्वक ही हो रही है, ये बात। अतः ये विचार नहीं, वही कह रहे वत्स चोषणे न, चोषणा मतलब चूसना, वत्स के चोषण से पयस आकृष्यमाण दूध खींचा जा रहा है।
इसलिए प्रवृत्ति हो रही है, और उस प्रवृत्ति का कारण चेतन तो है ही वहां पर वत्स। अतः जो जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन पूर्वक होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिद्धांति का सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए आगे। न च अंबुन अपि अत्यंतम अनपेक्षा, क्यों? निम्न भूम्यादि अपेक्षत्वात् स्यंदनस्य। ठीक, देखो भाई, और जल के बारे में, जल के दृष्टांत के, जल का जो दृष्टांत दिया था ना उसके बारे में और बोल रहे हैं। श्रुति का प्रमाण तो दे ही दिया है, यह अपसुतिष्ठान, जो जल के भीतर रहता हुआ जल का नियमन करता है, अर्थात चेतन से ही प्रवृत्ति हो रही है, जल की चेतन से। किंतु और दृष्टांत दे रहे क्या कि वो जल की प्रवृत्ति के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, ऐसा बात हो ही नहीं सकती। किसी की तो अपेक्षा ही है, किसकी अपेक्षा है वो बता रहे पंक्ति में। किंतु ये जो पंक्ति है न च अंबुना इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य, अंबु दृष्टान्ते अपि, अंबु दृष्टान्ते अपि सर्वथा अनपेक्षत्वम्, सर्वथा अनपेक्षत्वम् अर्धविराम चेतन अनपेक्षत्वम् वा, चेतन अनपेक्षत्वम् वा प्रवृत्तौ इति विकल्प्य, इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, आद्यम दूषयति न च इति। ठीक है, देखो भाई, तो अंबु दृष्टान्ते अपि, जल के दृष्टांत में भी सर्वथा अनपेक्षत्व, बिल्कुल किसी की अपेक्षा नहीं है। ये पूर्व पक्ष तुम बोलना चाहते हो क्या? ऐसा सिद्धांत विकल्प कर रहे पूर्व पक्षी को। जल के दृष्टांत में तुम किसी की अपेक्षा नहीं और अचेतन जल प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा तुम्हारा कहना है क्या? एक बात। अंबु दृष्टांत अपि सर्वथा अनपेक्षत्व, एक बात। दूसरी, चेतन अनपेक्षत्व हुआ, अथवा जल के दृष्टांत में अन्य की अपेक्षा हो सकती किंतु चेतन की अपेक्षा नहीं, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या पूर्व पक्षी? बोलो, ऐसा सिद्धांति पूछ रहे विकल्प करके पूर्व पक्षी को, तो वही कह रहे। तो उसमें से पहला विकल्प यदि मानते पूर्व पक्षी, कौन सा? कि सर्वथा अनपेक्षा, किसी की भी अपेक्षा नहीं है जल को बहने के लिए, तब उसका गलती है, दूषण दे रहे, उसको खंडन कर रहे। आद्यम दूषयति न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति भाष्य में देखिए, न च अंबुना अपि अत्यंतम अनपेक्षा, क्यों? निम्न भूम्यादि अपेक्षत्वात् स्यंदनस्य। थोड़ा अन्वय, च अंबुना अपि अत्यंतम अनपेक्षा, पीछे न, अंतिम में स्यंदनस्य, पीछे निम्न भूम्यादि अपेक्षत्वात्। देखो भाई अर्थ, च और अंबुनापि, जल को, जल के लिए भी, अत्यंतम अनपेक्षा न, किसी की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसी बात नहीं। किसी न किसी की तो अपेक्षा ही है। बोलेंगे किसकी अपेक्षा है बताओ, तो बता रहे हैं स्यंदनस्य निम्न भूम्यादि अपेक्षत्व। जल बहता है किंतु वो वहां पर बहता है जहां पर उतार हो, निम्न भूमि हो। निम्न भूमि नहीं रहेगी, समतल रहेगी या चढ़ाव रहेगा, उधर बहेगा के जल नहीं बहता है। अतः उसको भी स्यंदन रूप प्रवृत्ति होने के लिए किसी न किसी की अपेक्षा तो ही है। ये बात कर दी, हो गया ना? तो किसी की भी अपेक्षा नहीं, ये पूर्व पक्षी बोल नहीं सकता। अच्छा, फिर आप बोलेगा द्वितीय विकल्प, दूसरा विकल्प क्या था? चेतन की अपेक्षा नहीं है, भले अन्य की अपेक्षा हो। तो उसके लिए उसके बारे में बोल रहे हैं अब आगे की पंक्ति में, चेतन अपेक्षत्वं तु सर्वत्र उपदर्शितम्। तो ये जो वाक्य है ना, चेतन इत्यादि, उसके भी पहले लिखिए द्वितीयम निरस्यति, चेतन इति द्वितीयम निरस्यति।
मतलब द्वितीय विकल्प का निराकरण कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। देखो भाई, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा जल को प्रवृत्त होने के लिए चेतन की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलेगा, तो उसका खंडन, चेतन अपेक्षत्वम तु सर्वत्र उपदर्शितम, चेतन की अपेक्षा होती है, यह सब जगह जहां भी प्रवृत्ति होती है वह चेतन की अपेक्षा होती है, इस बात को हमने दिखा चुके हैं। प्रदर्शिता बोलेंगे किस कौन हेतु से दिखा चुके हैं तुम लोग बताओ। तो ये जो उपदर्शितम है ना, उस पर लिखिए एक छोटा वाक्य, अनुमान आगमाभ्याम उपदर्शितम इत्यर्थः इति शेषः। अनुमान आगमाभ्याम, अनुमान आगमाभ्याम उपदर्शितम इत्यर्थः। सिद्धांति ने कह दिया ना कि सभी जगह चेतन की अपेक्षा होती है, अतः जल के बारे में चेतन की अपेक्षा नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी तुम मत बोलो, बोल नहीं सकते, क्योंकि सभी जगह प्रवृत्ति जहां भी होती वहां पर चेतन की अपेक्षा होती है। यह बात हमने दो हेतुओं के द्वारा दिखा दी है। दो हेतु कौन, एक तो अनुमान, दूसरा आगम, मतलब वेद, श्रुति प्रमाण। ठीक है, तो अनुमान क्या, अनुमान तो बता चुके ना, अनादि जड़स्य प्रवृत्ति चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात्, यह अनुमान से। और श्रुतियां बहुत सारी गई है कि नहीं, ये तस्य वाक्षर से प्रशासने गार्गी, है कि नहीं, यह अपसुतिष्ठन इत्यादि इत्यादि करके। ठीक है, चलिए आगे, इतनी बात हो गई। तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ, पूर्व पक्षी ने सूत्र के पूर्वार्ध में अर्थात वयोम्बुवत् चेत इतने अंश से पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के अनुमान पर, सिद्धांति के कहने पर वे विचार दिखाने का प्रयास किया जल और दूध के दृष्टांतों को लेकर, किंतु वहां पर भी वे विचार नहीं है। इस बात को सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने सूत्र के उत्तरार्ध से, अर्थात सूत्र में जो तत्रापि ये पद आया है उसकी व्याख्या की, तो उसके अनुसार सिद्ध हुआ कि यहाँ पर भी वे विचार नहीं है। तो फिर सिद्ध क्या हुआ, तो सिद्धांतियों का जो कहना है कि जो जो प्रवृत्ति होती है वह चेतन पूर्वक ही होती है, यह बात, यह नियम। अतः पूर्व पक्षी जो सांख्यादिक है वे लोग अचेतन ऐसा जो प्रधान वह जगत के लिए कारण है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है जगत निर्माण करने के लिए, ये उनका जो कहना है वह गलत है, अर्थात जगत के प्रति प्रधान कारण नहीं है, ये बात की सिद्धि हो जाती है। अतः सांख्य सिद्धांत का साध्य, सांख्य सिद्धांत भ्रममूलक है, ये सिद्ध हुआ। ठीक, तो चलिए, तो पूर्व पक्षी का कहना, सिद्धांतियों का उत्तर देना, दोनों बात यहाँ पूरी हुई। किंतु इस पर पूर्व पक्षी के ये सिद्धांति ने जो कहा है कि नहीं, क्या कहा कि जल की और दूध की भी प्रवृत्ति चेतन से होती है, ये उत्तर दिया। इस उत्तर पर अब शंका करेगा कोई, आक्षेप करेगा, अर्थात पूर्व उत्तर में विरोध दिखाएगा, क्योंकि पीछे एक सूत्र गया है 2:1-24, उपसंहार दर्शनात् नेति चेन्न क्षीरवद ही, वहां पर, और वहां पर क्षीरवद दृष्टांत दिया था, और वहां पर व्याख्यान किया गया था कि दूध की प्रवृत्ति स्वभावता हो रही है, किसी की सहायता नहीं है, और अब बोल रहे चेतन की सहायता बिना दूध की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो पूर्वोत्तर विरोध हुआ कि नहीं। ऐसा कोई बोलेगा सिद्धांतियों को, तुम्हारे कई इसी ग्रंथ में पूर्वोत्तर विरोध दिखाई दे रहा है। वही देखिए फिर, उपसंहार दर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवधि आया ना, किंतु ये सूत्र है ना, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र का 2:1-24, ये जो पंक्ति है ना उपसंहार इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे उत्तरा, सूत्रकारस्य पूर्वापर विरोधम आशंक्य, पूर्वापर विरोधम आशंक्य लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च, लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च सूत्रद्वयम्,
सूत्रद्वयम् इति अविरोधम आह। इति अविरोधम आह उपसंहार इति। ठीक, देखो भाई, तो सूत्रकारस्य पूर्वापर विरोधम आशंक्य, सूत्रकार का पूर्व पीछे का अभी का इन दोनों में विरोध की शंका करके उत्तर देना है अभी। और उत्तर देने के लिए क्या खासियत रहेगी कि लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च सूत्रद्वयम्, जो पीछे का सूत्र है 2:1:24 वाला उपसंहार इत्यादि, वहां पर जो दृष्टांत दिया क्षीरवत, वह लोक दृष्टि से वहां पर व्याख्यान हुआ है कि लोक दृष्टि से किसी की अपेक्षा न करके दूध का परिणाम दही हो रहा है। किंतु अब जो बताया जा रहा है, तत्रापि अभी इस सूत्र यहाँ पर इस सूत्र में पयोमुवच्चेत तत्रापि वहां यहाँ पर जो बताया गया कि दूध की प्रवृत्ति चेतन के बिना नहीं, वह शास्त्र दृष्टि से है। अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है। लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च सूत्रद्वयम् इति अविरोधम। ठीक, आइए भाष्य पंक्ति में, उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवधि इत्यत्र तु बाह्य निमित्त निरपेक्षम स्वाश्रयं कार्यम भवति इति एतत् लोक दृष्टिया निदर्शितम। समाधान कर दिया। देखिए भाई, इत्यत्र मतलब वहां पर बाह्य निमित्त निरपेक्षम, बाह्य निमित्त की अपेक्षा न करके स्वाश्रय अपने आश्रय से अपने आप कार्यम भवति इति एतत्, यह जो बात पीछे बताई है वह लोक दृष्टिया निदर्शितम, लोक दृष्टि से दिखाई गई है। अब क्या बता, अब कौन से दृष्टि से बता रहे? फिर चेतन के बिना दूध की प्रवृत्ति नहीं होती है, चेतन के बिना जल की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये कैसे? फिर तब कह रहे शास्त्र दृष्टिया तु पुनः सर्वत्र एव ईश्वर अपेक्षत्वम आपद्यमानम न परानुद्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, शास्त्र दृष्टिया तु पुनः सर्वत्र एव, या तक ठीक, सर्वत्र एव, उसके बाद आगे आपद्यमानम, पीछे ईश्वर अपेक्षत्वम, अंतिम में न परानुद्यते। ठीक है, अर्थ देखो भाई, शास्त्र दृष्टिया तो पुनः, शास्त्र के दृष्टि से तो सर्वत्र एव, सभी जगह जहां भी प्रवृत्ति होती है वह चेतन पूर्वक ही होती है। सर्वत्र एव आपद्यमानम ईश्वर अपेक्षत्व, आपद्यमानम प्राप्तम, प्राप्त जो हुआ कौन? ईश्वर अपेक्षत्व। सभी जगह जहां भी प्रवृत्ति होती है वह ईश्वर की अपेक्षा होती ही है, चेतन की अपेक्षा होती ही है। चेतन के बिना किसी की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। आपद्यमानम ईश्वर अपेक्षत्वम, और इस बात का निराकरण कोई नहीं कर सकता। न परानुद्यते, न परानुद्यते का अर्थ लिखिए, लिखिए न परानुद्यते शब्द है ना, उसका अर्थ लिखिए पूर्व पक्षे न निराकर्तुम न शक्यते। पूर्व पक्षे न निराकर्तुम न शक्यते। पूर्व पक्षी के द्वारा निराकरण नहीं किया जा सकता। किस बात का? कि सर्वत्र प्राप्त जो ईश्वर अपेक्षत्व है, चेतन अधिष्ठित तत्व है, उसका निराकरण पूर्व पक्षी भी नहीं कर सकता है। लग गया जी? ये बात हो गई। फिर पूर्वोत्तर विरोध भी नहीं है, ये बात हुई। इसका साथ तीसरे सूत्र का व्याख्यान भाष्य पूरा हुआ। क्या है भाई? चलिए फिर आगे का सूत्र, आगे का सूत्र है 4 नंबर का, उसका उच्चारण कर लेते, अर्थ देख लेते हैं। व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्, व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्। ठीक, 2, 2, 4 इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे
सूत्रावतरणम बराबर ननु सहकार्याभावे अपि सहकारी अभावे अपि सहकार्याभावे अपि तृणादेहे स्वाभाविक दुग्धादि परिणामवत् स्वाभाविक दुग्धादि परिणामवत् प्रधानस्य अपि महदाद्याकारेण परिणामः स्वाभाविकः स्यात् महदाद्याकारेण परिणामः स्वाभाविकः स्यात् इति अतः आह फिर नीचे सूत्रम अरे यार गलती हो गई सूत्र कौन सा चल रहा है हम लोग का 4 नंबर का ना का 5 4 नंबर का ना ये 5 नंबर के सूत्र का आपको उत्तर निकल के दी ना उसको कर दीजिए 4 नंबर का चलना है तो हम लोगों ने 5 का ही विचार कर लिया शुरू कर दिया 5 के अवतरने का लिख दिया आपको काट दीजिए पुनः लिखिए सूत्रावतरण प्रधानस्य स्वातंत्रेण प्रवृत्ति असंभवे अपि धर्माद्यपेक्षया प्रवृत्ति स्यात् इति आशंक्य आह व्यतिरेक इति फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र व्यतिरेक अनवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् 2-2-4 पदच्छेद व्यतिरेक अनवस्थितेः च अनपेक्षत्वात् फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है च बराबर अपि अर्धविराम फिर प्रतीक व्यतिरेक अनवस्थितेः व्यतिरेक अनवस्थिति बराबर सांख्य मते साम्येन अवस्थिताः गुणाः प्रधानम अर्धविराम तद्व्यतिरेकेन प्रधानस्य प्रवृत्तिनिवृत्त्योः सहकारी कारणान्तरस्य आगे प्रतीक सहकारी कारणांतरस नहीं सहकारी कारणांतरस से अनवस्थिते है इतना पूरा कर लीजिए अनवस्थिते है कौंस में लिखिए अभावात कौंस बंद पूर्ण विराम फिर आगे प्रतीक है अनपेक्षत्वात् बराबर पुरुषस्य तु असंग उदासीनत्वेन
असंग उदासीनत्वेन प्रधान प्रवृत्ति निवृत्त्यो अनपेक्षत्वाभ्युपगमात् न प्रधानम जगत कारणम इत्यर्थः। न प्रधानम जगत कारणम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिखा है प्रधानस्य स्वातंत्र्येण प्रवृत्ति असंभवे अपि। पूर्व पक्षी बोलता है कि प्रधान की स्वतंत्र रूप से, मतलब चेतन के बिना प्रवृत्ति असंभव होने पर भी, स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति न होने पर भी धर्मादि अपेक्षा प्रवृत्ति स्यात्, धर्मादि की अपेक्षा से प्रवृत्ति हो जाएगी, स्यात्, ऐसी कोई शंका करेगा, प्रवृत्ति स्यात् इति आशंक्याः, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर देते हैं व्यतिरेक अनवस्थिते च अनपेक्षत्वात्। तो व्यतिरेक अनवस्थिते मतलब ये कोई दूसरा ही कोई शंका करेगा तिराइत, तो ऐसी इस प्रकार से प्रवृत्ति हो सकती है किसकी, प्रधान की। तब सिद्धांती बोल रहे ऐसा भी नहीं मान सकते वो सांख्य शास्त्रकार। क्यों नहीं वो मान पाएंगे ऐसा कि धर्मादि की अपेक्षा से प्रवृत्ति हो जाएगी करके प्रधान की, है कि नहीं, ये नहीं बोल सकते वो, तो वही कह रहे। तो प्रधान की स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति असंभव्यपि न होने पर भी धर्मादि को लेकर प्रवृत्ति हो सकती है, ऐसा यदि कोई कहने का प्रयास करेगा ये भी नहीं बोल पाएंगे सांख्य शास्त्रकार। क्यों, तब सूत्र आया। तो पदार्थोक्ति में लिखा है च मतलब अपि, और आगे व्यतिरेक अनवस्थित है, प्रतीक है, मतलब सांख्य मते साम्येन अवस्थिता गुणा प्रधानम। सांख्य मत में प्रधान है क्या चीज, तीन गुणों की साम्यावस्था ही है क्या, प्रधान। और उससे अतिरिक्त जगत में दूसरा कुछ मानते ही नहीं है वो। धर्म अधर्म वो भी प्रधान के अतिरिक्त नहीं है। तब ये कैसा कह पाएंगे कि भले क्या स्वतंत्र प्रवृत्ति न भी हो किंतु धर्मादि के निमित्त से प्रवृत्ति हो रही है। अरे धर्मादि को तुम प्रधान से अतिरिक्त मानते ही कहाँ हो कि जिसको निमित्त मानकर प्रधान की प्रवृत्ति कह पाओगे, नहीं बोल सकते। ठीक है ना, इसका मतलब तुम्हारी प्रधान की प्रवृत्ति बिल्कुल स्वतंत्र मानते हो तुम, चेतन की सहायता नहीं, धर्म अधर्म की सहायता नहीं, और प्रवृत्ति हो रही है, और ऐसी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। कोई उदाहरण भी नहीं मिलता है, अतः खंडन हो गया पूर्व सांख्यों का ये बात। सांख्य मते साम्येन अवस्थिता गुणाः, तीनों गुणों की साम्य अवस्था में जो गुण है वही है प्रधान, और तद व्यतिरेकेन, उस प्रधान से भिन्न व्यतिरेक अन्य, तद व्यतिरेकेन प्रधानस्य प्रवृत्ति निवृत्त्यो सहकारी कारणांतरस्य अनवस्थिते, उस प्रधान से अतिरिक्त है कि नहीं, तद व्यतिरेकेन क्या जी, सहकारी कारण का कोई है नहीं विद्यमानता। प्रधान से प्रवृत्ति निवृत्ति हो, प्रधान के प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए प्रधान से अतिरिक्त सहकारी कारण का अनवस्थिति है, अवस्थिति नहीं है, अर्थात सहकारी कारण का अभाव है। तो सहकारी कारणांतरस्य अनवस्थिति मतलब अभाव, प्रधान से भिन्न दूसरा कुछ मानते ही नहीं, वो अतिरिक्त कुछ है नहीं है। दूसरा एक है कौन, पुरुष, वो तो असंग है, और पुरुष को छोड़ दिया बाकी सब प्रधान के अंतर्गत है। प्रधान से भिन्न कुछ है ही नहीं है कि जिसको सहकारी कारण मानकर प्रधान की प्रवृत्ति हो सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं मान पाएंगे सांख्य लोग, वही करें। सहकारी कारणांतर से अनवस्थित मतलब अभावात्। दूसरी बात अनपेक्षत्वात्, इसका मतलब पुरुषस्य तु असंग उदासीनत्वेन, पुरुष कैसे है उनके मत में, असंग है, उदासीन है, अतः पुरुष की सहायता से प्रधान की प्रवृत्ति होती है, यह भी नहीं बोल सकते सांख्य लोग, क्योंकि पुरुष असंग है। फिर बोलेंगे धर्माधर्म के निमित्त से प्रवृत्ति होगी प्रधान की, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधान से अतिरिक्त तो तुम्हारे मत में धर्माधर्म कुछ है ही नहीं है, अर्थात कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला प्रधान स्वतंत्र, उसकी प्रवृत्ति तुम मानते हो जबकि उसकी प्रवृत्ति हो नहीं सकती। ये बात पुरुषस्य तो असंग उदासीनत्वेन प्रधान प्रवृत्ति निवृत्त्यो हो अनपेक्षत्व अभ्युपगमा, प्रधान के प्रवृत्ति निवृत्ति में अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं है किसकी, पुरुष की, क्यों, वो असंग है और उदासीन है।
अनपेक्षत्व अभ्युपगमात न प्रधानम जगत कारणम। अतः सिद्ध हुआ कि प्रधान जगत कारण नहीं है, खंडन कर दिया उसका सांख्यों का। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र का जो भाष्य है ना उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय